Good evening, students. Today is 29th of May. So, this is the video actually about atomic structure. As we have done atomic structure in our regular classes, this video is for the new students who have joined just now in a few days. That's why I am recording this video. Actually, we wanted to do an online class, actually a live class, but it's raining till morning. That's why there is the net internet connection is not actually stable. So I have decided to share a recorded video for the students that will help you. If you like the video and if there is something you can learn from this, if it is helpful, please kindly share it with your friends. Then they also get the benefit of this video. We will do the video in Hindi and English. Okay, for the sake of the students. Okay. Now, let's start the video. Actually, atomic structure plays an important role. One or two questions in every year comes in the NEET and JE, which are very easy actually. Okay. So we are starting atomic structure here. Okay. So the syllabus starts from the Rutherford atomic model. So we will start from here. This model is known as the Rutherford atomic model. In this Rutherford atomic model, इसमें क्या होता है? एक्चुअली रादरफोर्ड ने जो है ना वो आपका फर्स्ट जो एटम का जो मॉडल है उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया था। इनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको रादरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। सो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ट्यूब ले लिया। ये एक ट्यूब हो गया, ग्लास का ट्यूब हो गया। यहाँ पे इन्होंने एक वेरी थिन गोल्ड फॉयल ले लिया। थिन गोल्ड फॉयल, वेरी थिन गोल्ड फॉयल। ये क्या है? वेरी थिन गोल्ड फॉयल। थिन, वेरी थिन गोल्ड फॉयल ले लिया एक। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो है ना, यहाँ से अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल एमिटर है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। यहाँ पे एक स्क्रीन रख दिया उन्होंने। स्क्रीन का इसको जो कोट किया है उसको जिंक सल्फाइड से कोट किया है। इसमें से क्या होता है, जब जिंक सल्फाइड में कोई अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है उसमें एक लुमिनोसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इससे क्या होता है, डिटेक्शन करने में आसानी होता है कि कौन सा अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक किया, कितना अल्फा पार्टिकल कहाँ पे स्ट्राइक किया है। ठीक है, तो जो स्क्रीन है वो स्क्रीन का मतलब क्या है, स्क्रीन को इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के अंदर से निकल जाए या नहीं निकले तो हमको पता चले कितना अल्फा पार्टिकल हम लोगों ने स्ट्राइक किया है और कितना अल्फा पार्टिकल उस स्क्रीन की तरफ जाके पहुंचा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल, रादरफोर्ड ने क्या किया, आप लोग मान के लीजिए यहाँ पे 500 अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता है, वो है पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल। ओके, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पे स्ट्राइक कराया। ठीक है, समझ लीजिए 500 अल्फा पार्टिकल सी स्ट्राइक। ओके, इसमें से मान लीजिए जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल है, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है, मान लीजिए 450 अल्फा पार्टिकल जो है ना पास्ट थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ,
मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक बॉल को आप थ्रो करते हैं, मान लीजिए आपका आईज अभी क्लोज्ड है, और एक बॉल को आप लोग थ्रो करते हैं, वो आपके पास वापस नहीं आता है, वो सीधा चला गया, तो इसका मतलब क्या है, सामने कुछ नहीं है, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस। सो रदरफोर्ड ने क्या किया था, 500 अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पे स्ट्राइक कराया था, जिसमें से 450 अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, एक कंक्लूजन यहाँ पे उन्होंने ड्रॉ किया है, मैं कंक्लूजन को साइड में लिख रहा हूँ। तो पहला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा है 450 अल्फा पार्टिकल, इनको कैसे पता चला कि 450 अल्फा पार्टिकल्स पास हो गया, क्योंकि जो स्क्रीन है ना, इसमें उन्होंने काउंट कर लिया कि कितना अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास हो गया, ठीक है ना। तो 450 डॉट यहाँ पे निकलेगा, तो उन्होंने मान लिया कि 450 अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, एक नंबर जो एजम्पशन है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटॉम इज एम्प्टी। अगर इसमें कुछ भी होता तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स इजीली पास नहीं होता ना, तो क्या है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटॉम इज एम्प्टी। ओके। नंबर टू, उन्होंने देखा कि कुछ कुछ जो अल्फा पार्टिकल है, मान लीजिए अभी 35 अल्फा पार्टिकल्स, इसको मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो आपको देखने में आसानी हो। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जिस पाथ में गया है वहां से एक, उन्होंने एक यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाया है, आउटवर्ड्स डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, देखिए, अल्फा का चार्ज क्या है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है, प्लस चार्ज। अगर आप एक प्लस चार्ज के साइड में दूसरे प्लस को आप यहाँ पे भेजोगे, तो क्या होगा, ये प्लस प्लस जो है वो रिपल्शन करेगा, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये बाहर की तरफ यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इससे रदरफोर्ड को और एक चीज पता चला कि यहाँ पे जो है ना, एटॉम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज है। तो उन्होंने बोला कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटॉम। इसीलिए तो बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया कुछ अल्फा पार्टिकल, कितना 35। अभी हम लोगों ने भेजा कितना था, 500, इसमें से कितना चला गया, 485। अभी दूसरे कलर से ड्रॉ करूंगा इसको, तो ब्लू से ड्रॉ करते हैं। तो 15 जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या किए, यहां से जो यहाँ पे स्ट्राइक कराया, ठीक है, स्ट्राइक कराने के बाद जिस पाथ में से वो लोग निकले थे वही पाथ में वापस आ गए। देखिए, जिस पाथ में से गए थे वही पाथ में वापस आ गए। अब इसका मतलब क्या है, समझ लीजिए आपका आइज अभी क्लोज्ड है, आपके हाथ में एक बॉल है, और सामने एक दीवार है, आपके सामने एक वॉल है। आप इस बॉल को आंखें बंद करके बॉल को आप सामने थ्रो कर दीजिए, तो क्या होगा, वॉल के जो जो आपका सामने जो दीवार है उसके साथ उसके कोलाइड करके वो आपके तरफ आ जाएगा, तो जिस पाथ में गया था उसी पाथ में आ जाएगा। तो इसमें से रदरफोर्ड को और एक चीज यहाँ पे उनको पता चला कि थ्री देयर इज ए dense, hard, rigid part at the center of the atom। ये तीन चीज रदरफोर्ड को यहां से पता चला। which is called, this is called the nucleus। इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो रदरफोर्ड को जो जो चीज पता चला उसमें से हम लोग एक एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो रदरफोर्ड को पता चला, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। सो हम लोग एक एटम को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये है आपका एटम, ठीक है, ये है आपका एटम, जो इसका मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है। इसका जो एक बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट होता है, जो आपका रिजिड भी होता है, डेंस भी होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रिजिड और डेंस कर देते हैं, ब्लैक कलर से मार्किंग कर लेते हैं। तो इसको इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है।
न्यूक्लियस में क्या चार्ज होता है, न्यूक्लियस हो गया, एन लिख लेते हैं। तो इसमें क्या चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है। तो रदरफोर्ड को पता चला कि जो आपका एटॉम है, देखिए इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो एम्प्टी होता है, इसका अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं हम लोग। तो नंबर 4 जो है, यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम मास of the atom is concentrated in the nucleus, okay, and the volume is negligible comparing to the एटॉमिक वॉल्यूम। जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम आप देख लीजिए, पूरा एटॉम के मुकाबले में इसका जो इसका जो आपका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है। तो इसके साथ में उसको उनको और भी कुछ पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं ऐसे, ओके। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो ये है हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जो मॉडल आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है। अभी हम लोग सिलेबस यहाँ से शुरू होता है, इसका ड्रॉबैक्स से शुरू होता है, ठीक है, ड्रॉबैक्स। अभी हम लोग इसका ड्रॉबैक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स जो है, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। सो हम लोग क्या करते हैं, एक नया वाला पेज लेते हैं यहाँ पे। सो ड्रॉबैक्स को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। तो पहला ड्रॉबैक है वो है, द मॉडल कैनॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटॉम। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उसका जो दूसरा पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए रदरफोर्ड ने क्या कहा था, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। अभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं न्यूक्लियस के साइड में। जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ओके। तो अभी एक थ्योरी उसके बाद निकला है, जो इसको कहते हैं मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसका चार्ज क्या है, माइनस चार्ज। इसका चार्ज क्या है, प्लस चार्ज, ओके। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या कहा गया है, इफ ए चार्ज्ड स्पीसीज revolves around any oppositely charged species, it will radiate एनर्जी। ये मैक्सवेल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, जो रदरफोर्ड के जो मॉडल निकालने के बाद में निकला है। तो उनका ये कहना है, मैक्सवेल का ये कहना है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेगा इस ऑर्बिट में, तो ये कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पे एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। तो इनका ये कहना है, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। बट मैक्सवेल ने क्या कहा, अगर कोई नेगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज के साइड में घूमता रहता है, तो ये कॉन्टिन्यूअसली इसका एनर्जी रेडिएट करेगा। यहाँ से एनर्जी रेडिएट करने से क्या होगा, एनर्जी रेडिएट करने से क्या होगा, इट्स वेलोसिटी डिक्रीसेस, दैट मीन्स मोमेंटम डिक्रीजेस, मोमेंटम ऑल्सो
डिक्रीसेस। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे सर्कुलर शेप में, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन होने के लिए ये ऐसे सर्कुलर शेप में घूमता रहेगा और घूमता रहेगा, और धीरे धीरे इसका अगर वेलोसिटी और कम हो गया, और धीरे धीरे ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इस न्यूक्लियस के ऊपर आके गिर जाएगा। तो गिरने के बाद क्या होगा, एटॉम का स्टेबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसका फर्स्ट जो ड्रॉबैक है वो ये है कि रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। बट मैक्सवेल ने उसके बाद एक थ्योरी निकाला यहाँ पे, जिसको हम लोग कहेंगे मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये थ्योरी में उन्होंने क्या कहा, इफ ए चार्ज्ड स्पीसीज, अगर एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज के साइड में घूमता रहेगा तो ये कॉन्टिन्यूअसली क्या करेगा, यहाँ पे एनर्जी रेडिएट करेगा। तो एनर्जी रेडिएट करने से क्या होगा, इसका एनर्जी कम हो जाएगा। एनर्जी कम होने से क्या होगा, वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। वेलोसिटी कम होने से क्या होगा, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो उसको इसके ऊपर लेके आ जाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा, एटॉम का जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला ड्रॉबैक। जो दूसरा ड्रॉबैक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा एनसीईआरटी का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो दूसरा ड्रॉबैक है, इट कैनॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको हम लोग को जानना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं। पहले हम लोग स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं उसको जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे इसका ड्रॉबैक यहाँ पे होता है। ठीक है, तो पहले स्पेक्ट्रम जानते हैं, स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं। एनसीईआरटी में है, सब में एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ। स्पेक्ट्रम क्या है मैं अभी देखूंगा। ओके, तो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम देख लेते हैं पहले, स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम। ओके ओके, स्पेक्ट्रम को हम लोग ये पे क्लासिफाई कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। एक एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम का एक एग्जांपल यहाँ पे, एक दो एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आपको। एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसमें भी हो जाता है इसमें। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जिसको बोलते हैं आई आर स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड। ओके, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम को भी हम लोग यहाँ पे दो क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली इस पूरा स्पेक्ट्रम को ही हम लोग दो दो टाइप पे और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और भी क्लासिफिकेशन है इसका, दो क्लासिफिकेशन, एक है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अब स्पेक्ट्रम होता कैसे है ये हम लोग को देखना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस है कौन सा डिसकॉन्टिन्यूअस है। पहले देख लेते हैं स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो देखिए स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए ये एक एनर्जी स्टेट है। ठीक है, ये एक स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। क्या स्टेट है इसका, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और ये है आपका एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ओके, हायर स्टेट है, हायर स्टेट, एनर्जी स्टेट है। ठीक है,
तो जैसे कि आप लोगों को पता है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट टू बी इन द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आपके घर में, आपके मान लीजिए आपके यहाँ पे एक एक बिल्डिंग है। आपके यहाँ पे एक समझ लीजिए एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है यहाँ पे, जिसका अभी ये है 50 फ्लोर तक है, 50th फ्लोर तक है। अगर इसमें कोई लिफ्ट नहीं होगा ना, इसको समझ लीजिए देयर इज नो लिफ्ट। ओके, सिर्फ सीढ़ियाँ है, इसमें लिफ्ट नहीं है। तो आपको अगर पूछा जाए आप कौन से फ्लोर में रहना चाहेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? मैं ग्राउंड स्टेट में रहना चाहूंगा, ग्राउंड फ्लोर में रहना चाहूंगा, क्योंकि जितना ऊपर आपको आप उठेंगे उतना ही आपको तकलीफ होगा जरूरी सामान ऊपर ले जाने में, ठीक है ना। तो क्या होगा? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट टू बी इन इट्स लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी हियर। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड स्टेट। सो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, आराम से है, कोई बात नहीं है, आराम से ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है आराम से ग्राउंड स्टेट में, ये यहाँ पे आराम से है। ठीक है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है। अभी क्या किया आपने? आपने इसको एनर्जी दे दिया। एनर्जी आप लोग क्या कैसे देंगे? एनर्जी, आपके पास एनर्जी देने के लिए क्या कौन सा सिस्टम है? इलेक्ट्रॉन को आप लोग कैसे एनर्जी दे सकते हैं? आप लोग हीट दे सकते हैं, और माइक्रोवेव एनर्जी दे सकते हैं, माइक्रोवेव। ठीक है, और इंफ्रारेड एनर्जी भी दे सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, इसमें थोड़ा सा हीट डाल दिया। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो यहाँ पे एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट हो के ना है, वो ऊपर चला जाएगा, जैसे हायर स्टेट में यहाँ पे ये चला जाएगा। ठीक है, हायर स्टेट में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर चला जाएगा। ये आपका हायर स्टेट है। सब सब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है, हायर स्टेट में। ठीक है, ये हायर स्टेट में चला जाएगा। अभी ऐसा नहीं है कि इसी हायर स्टेट में जा सकता है, और भी यहाँ पे वर्चुअल जो यहाँ पे जो है स्टेट्स है, इस पे भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चला गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चला गया। क्योंकि एनर्जी जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स में। कि इसका इसके लिए हम लोगों को एक थ्योरी है उसको, जिसको हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। एनर्जी जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट। इसका रीजन है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चले गए। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। अभी इलेक्ट्रॉन है आपका, सब इलेक्ट्रॉन अभी चला गया आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। ओके, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द हीट इज गिवन, बिकॉज आपने उसको एनर्जी दिया। तो वो क्या करेगा, एनर्जी स्टेट में ऊपर चला जाएगा। बट द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट कम टू देयर ओरिजिनल स्टेट। सबको आपका एनर्जी का लोअर स्टेट में आना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आपका ये 50th फ्लोर का बिल्डिंग है, आप अभी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे है, आप अभी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे है, ठीक है ना। अभी मान लीजिए एक भयानक फ्लड आ गया। फ्लड आने से क्या होगा, आपका बिल्डिंग का जो बिल्डिंग में पानी भर जाएगा। तो यहाँ पे पानी आ जाएगा, और यहाँ पे पानी आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चले जाएंगे। जितना भी आपको तकलीफ हो तो आप छत में चले जाएंगे। तो सब मान लीजिए यहाँ तक पानी आ गया, अब छत में है। ठीक है, अभी 50th फ्लोर के छत में है। ठीक है, पानी आ गया 49th फ्लोर तक। अभी फ्लड जो है, क्या धीरे धीरे, फ्लड तो हमेशा नहीं रहेगा। फ्लड क्या हुआ, धीरे धीरे अब फ्लड यहाँ से चला गया, चला गया फ्लड यहाँ से। तो आपको वापस तो लौटना पड़ेगा ना, आपका नीचे के नीचे लौटना पड़ेगा, क्योंकि लिफ्ट तो नहीं है ना। तो आपको वापस तो लौटना पड़ेगा। तो आप कैसे लौटेंगे? तो आप जंप करेंगे क्या यहाँ से? नहीं, जंप नहीं करेंगे, क्योंकि जंप करने से आपका ही कहानी खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप सीधा नहीं करता है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक ग्रीन कलर से। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऊपर का इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे उतरेगा। कैसे? एक स्टेट है, यहाँ पे पहले नीचे उतरेगा। ठीक है, ये पहले उतर गया, यहाँ पे जम कर लेगा, यहाँ पे जम कर लेगा, यहाँ पे जम कर लेगा, ये भी यहाँ पे आ जाएगा धीरे धीरे, ये यहाँ पे जम कर लेगा। ठीक है, इसका जो टाइम लगता है वो लगता है 10⁻⁻14 सेकेंड्स का टाइम लगता है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम लगता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल टाइम।
उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेगा। क्या करेगा? रेस्ट करेगा। रेस्ट, रिलैक्स होगा, रिलैक्स। जब यहां से नीचे उतरा था, तो ये यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि एनर्जी उसको मैच करना है, तो क्या करेगा, इसमें से वो एनर्जी यहाँ से रिलीज कर देगा। कोई भी चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर को जाएगा तो एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, ऊपर से नीचे को उतरेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे उतरेगा, फिर से एनर्जी रिलीज करेगा, फिर से नीचे उतरेगा, फिर से एनर्जी रिलीज करेगा, उसके बाद फिर रेस्ट करेगा, थोड़े थोड़े टाइम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम रेस्ट करेगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम यहाँ पे रेस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। तो सीधा नहीं उतरेगा वो, डायरेक्ट नहीं उतरेगा, वो क्या करेगा, धीरे धीरे, स्लोली उतरेगा। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आपका बिल्डिंग जो है वो 49 फ्लोर तक डूब गया है, अभी आप 50th फ्लोर पे हैं। तो आप जब उतरेंगे नीचे, तो डायरेक्ट थोड़े ना उतरेंगे आप क्या करेंगे, आप पहले 48 में उतरेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद 47 में उतरेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद 46 में उतरेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद 44 में, ऐसे धीरे 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 उतरेंगे। इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही करता है। ये जो प्रोसेस है, देखिए आप, एक बार एनर्जी रिलीज किया और थोड़े टाइम के लिए एनर्जी नहीं रिलीज किया, और फिर से रिलीज किया और नहीं रिलीज किया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रिलीज करते हुए नीचे जो उतरता है, इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसे, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम में कैसे देखेंगे, मान लीजिए एक स्पेक्ट्रम है, अगर इसमें एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी अगर रिलीज करेगा तो इसमें ब्राइट लाइन होगा। जैसे कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज किया तो एक ब्राइट लाइन यहाँ पे निकल के आया। अगर इसमें एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पे रिलैक्स हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक डार्क लाइन यहाँ पे रिलीज करेगा। फिर से देखिए, और एक बार देखिए, यहाँ पे एनर्जी फिर से रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे और एक ब्राइट लाइन होगा। देखिए उसके बाद फिर से रिलैक्स हुआ, इसके बाद डार्क लाइन, ब्राइट लाइन, डार्क लाइन, ब्राइट लाइन, डार्क लाइन, ऐसे थोड़े थोड़े करके धीरे 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 नीचे उतरेगा। स्लो एंड स्लो, बोले तो नॉट सो स्लो, according to electron slope. Okay, so this is a process in which step by step the energy is released. This is known as the discontinuous spectrum. इसको क्या बोलते हैं, discontinuous spectrum. ओके, अगर कंटिन्यूअस होता, अगर पूरा का पूरा एक साथ में इलेक्ट्रॉन ऊपर से, मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से डायरेक्ट नीचे उतर गया ऐसे, तो इसका जो स्पेक्ट्रम होता वो पूरा का पूरा ऐसा दिखता आपको, इसमें पूरा ही ब्राइट लाइन होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता, पूरा ही ब्राइट लाइन होता। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट रिलीज कर देता है। डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेप बाय स्टेप रिलीज करता है। ये जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, यही प्रैक्टिस में और एक्चुअली में पाया जाता है। तो हमारा जो रादरफोर्ड का जो मॉडल है, उसको हम लोग यहाँ पे याद करेंगे, थोड़ा सा करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे दूसरा ड्रॉबैक रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, पहले तो उसका मॉडल ड्रॉ कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, ये है आपका एटॉम। ठीक है, इसमें ये है आपका न्यूक्लियस, इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज है आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये रदरफोर्ड का एटॉमिक एटॉम था। ठीक है, अभी मैक्सवेल ने क्या बोला, ये कॉन्टिन्यूअस एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या बोला उन्होंने, द इलेक्ट्रॉन विल कॉन्टिन्यूअसली रिलीज एनर्जी। तो यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्टिन्यूअस एनर्जी रिलीज करेगा तो इसमें जो स्पेक्ट्रम रिलीज होगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जो स्पेक्ट्रम होगा यहाँ पे वो दिखने में कैसा होगा? दिखने में होगा ऐसा होगा। दिखने में ये स्पेक्ट्रम दिखने में पूरा का पूरा ब्राइट होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस एनर्जी रिलीज कर रहा है। यहाँ पे कोई भी ब्रेकिंग यहाँ पे नहीं है। इट इज रिलीजिंग एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली, देयर इज नो ब्रेकिंग। बट प्रैक्टिस में हम लोगों ने क्या पाया? जो स्पेक्ट्रम है हम लोगों ने देखा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने कहाँ पे देखा है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम is observed carefully by a spectrometer, and we found the spectrum like this. ओके, ब्राइट एंड ब्लैक बोथ लाइंस यहाँ पे है, तो इसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बुलाते हैं हम लोग। इसको क्या कहते हैं? डिस्कॉन्ट स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है, अकॉर्डिंग टू दैट द स्पेक्ट्रम शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, बट हमारा जो प्रैक्टिस में हम लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा है, जो स्पेक्ट्रम है वो डिसकंटिन्यूअस इन नेचर है। तो इसमें से हमको पता चलता है जो रदरफोर्ड का मॉडल है इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी इसका मॉडिफिकेशन देखेंगे जो बोर ने दिया है। ठीक है, इससे पहले हम लोग को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको देख के हम लोग सामने जाएंगे। तो रदरफोर्ड का मॉडल का आपका पता चल गया। रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, एक समरी कर लेते हैं हम लोग। According to Rutherford, the maximum part of the atom is empty. There is a nucleus which is positively charged, which is dense and rigid. Electrons are revolving around the nucleus. जो एटम का मास है वो पूरा न्यूक्लियस में ही आपका रहता है। और जो ड्रॉबैक है उसमें क्या पता चला? रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, सो एनर्जी कंटिन्यूअसली रेडिएट होगा। तो स्पेक्ट्रम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड है वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम निकलता है, लेकिन हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम निकलता है। और वो पहला वाला पॉइंट जो था वो उसका स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मॉडिफिकेशन देखेंगे जो नील्स बोर ने दिया था। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे जो प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी है उसको हम लोग देखेंगे एक बार। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, तो देखते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक 1876 में मैक्स प्लांक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी किया है। देखिए, ये है आपका ए ब्लैक बॉडी और ए हीटेड बॉडी। मान लीजिए एक रॉड है। ठीक है, ये क्या है? एक रॉड है, हीटेड रॉड, हॉट आयरन रॉड। ओके, तो 1876 से पहले ये माना जाता था कि एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, 1876 के पहले। लेकिन 1876 में जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लांक टोल्ड दैट एनर्जी is released in a discontinuous process. ओके, मैक्स प्लांक ने क्या कहा था? एनर्जी इज रिलीज्ड इन ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा ये जो हीटेड बॉडी है और ए ब्लैक बॉडी है वो क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा ऐसे छोटे 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 पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट में रिलीज करेगा। ये जो पैकेट्स है इसको हम लोग एनर्जी पैकेट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनर्जी पैकेट्स। और इसको क्या बोल सकते हैं? क्वांटम
और क्या बोल सकते हैं, क्वांटम। क्वांटम एक्चुअली ये जो एनर्जी है, ये किस चीज के, किस तरीके से रिलीज करेगा, ये वेव के तरीके से रिलीज करेगा। वेव एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, वेव। सो ये जो एनर्जी पैकेट है, तो ये क्या है, एक एनर्जी वेव है। क्या है ये, एनर्जी वेव। अगर ये वेव होगा तो इसका जो है एक वेव लेंथ भी होगा और एक फ्रीक्वेंसी भी होगा। एनर्जी वेव जो इसका क्या होगा, एक क्या क्या होगा इसमें, फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी होगा जिसको हम लोग न्यू से लिखते हैं, न्यू। और दूसरा क्या होगा, एक होगा फ्रीक्वेंसी, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका वेवलेंथ, जिसको हम लोग लेमडा से लिखेंगे। ओके। सो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि एनर्जी इज रिलीज्ड डिसकंटिन्यूअसली, नॉट कंटिन्यूअसली, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स में रिलीज होता है, और इसका नाम है क्वांटम। और एनर्जी is associated with each quantum. Energy is directly proportional to the frequency of the radiation. Energy is directly proportional to the frequency of the radiation. जो यहाँ पे एनर्जी पैकेट रिलीज हो रहा है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ में एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसमें इसको एक चीज यहाँ पे मान लीजिएगा, सिंगुलर में इसको बोलते हैं क्वांटम, और प्लूरल में इसको बोलते हैं क्वांटा। ठीक है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच जो है, एच इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका दो वैल्यू सीजीएस और एसआई में 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड एंड 6.626 इंटू 10 टू द पावर -27 आर्ग सेकेंड है। ये आपका याद रखने की वाली चीज है। ऊपर का जो है वो एसआई में है, नीचे का जो है वो सीजीएस में है। तो हम लोग को पता चला E इज इक्वल टू एच न्यू। फेमस इक्वेशन है आपका क्वांटम मैकेनिक्स में। इसका जो यूज है ना, बहुत ही ज्यादा है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में। ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, मैक्स प्लैंक ने कहा है, ए ब्लैक बॉडी और ए हीटेड बॉडी रेडिएट्स एनर्जी discontinuously, not continuously, in the form of small packets. These packets are known as quantum और क्वांटा इन प्लूरल नंबर, इसको बोलते हैं क्वांटा। इज इक्वल टू एच न्यू। इसके इससे क्या पता चलता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। अभी देखिए, हम लोग को ये पता है, क्लास 9 और 10 में हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास 9 और 10 में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यू जो है सी बाई लेमडा के बराबर होता है। न्यू जो है वो सी बाई लेमडा के बराबर होता है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ क्या है, लेमडा। तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। सी जो है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये आपको पता है कांस्टेंट है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए, ये एक चीज आपको यहाँ पे जानने वाली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अभी ये हम लोग क्या जानते हैं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये हम लोग जानते हैं। अभी न्यू का जो वैल्यू है वो क्या है, सी बाई लेमडा है। तो अभी न्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ई न्यू का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, एच इंटू सी डिवाइडेड बाई लेमडा। तो हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा। तो ई इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई लेमडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इक्वेशन, फेमस इक्वेशन है, जो आपका यहाँ पे काम में आएगा। एक हम लोग एक न्यूमेरिकल के साथ में इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कि
जैसे कि एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन हैविंग ए wavelength of 7000 पिकोमीटर। सिंपल क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी के 6 7 8 9 10 ऐसा क्वेश्चन होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने ये चैप्टर पहले पढ़ लिया था। ये सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे इसका जो है इसको पहले से यहाँ पे कर रहा हूँ। तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 7000 पिकोमीटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को देखिए पहले क्या दिया गया है, लेमडा दिया गया है। लेमडा इज इक्वल्स टू 7000 पिकोमीटर। तो इसको हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता ही है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। जिनको पता नहीं उसको लिखना पड़ेगा 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 पिकोमीटर that is equals to 10 to the power minus 12 meter. 1 micrometer that is equals to 10 to the power minus 6 मीटर। 1 फार्मी भी है वो 10 टू द पावर माइनस 13 मीटर होता है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मीटर में लेके चले जाएंगे। जो इसका वैल्यू है 7000 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 12 हो गया। ये मीटर में चला गया अभी। तो लैम्डा का वैल्यू मीटर में निकल गया। तो एनर्जी हम लोगों को पता है, एनर्जी का जो इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा जो है वैल्यू पुट कर देंगे। एच का वैल्यू एक मीटर में है, ऐसा यूनिट है। तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई लाइट का वैल्यू वेलोसिटी जो है 3 इंटू 10 टू द पावर, एक कांस्टेंट है। लैम्डा का जो वैल्यू है 7000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। जो कैलकुलेशन करेंगे उसका एनर्जी जो आएगा वो जूल में आएगा। तो ये है हमारा सिंपल एक कैलकुलेशन। इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा का जो एक एप्लीकेशन है वो हम लोग को यहाँ पे समझ में आया। तो ये हमारा इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा का एप्लीकेशन है। अभी मैं थोड़ा सा पानी पीने के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। 2 मिनट का वीडियो यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। और हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल को भी देख लेंगे आज ही। तो उसके बाद वीडियो को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो ब्रेक के बाद आ गया हूं मैं। तो अभी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा हम लोगों ने इसका एप्लीकेशन देख लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आता ही रहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें क्या कहा गया है। when a light of a suitable frequency is allowed to fall on a metal surface, an electron is ejected. This electron is known as the photoelectron, and the effect is known as photoelectric effect। ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एनसीईआरटी में है। बहुत ही इसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। जो आप लोग को जिनको ये लगता है कि आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो आपका
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था? नहीं, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। जो थ्योरी है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज मान लीजिए ये आपका एक मेटल सरफेस है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रॉन। इसमें मान लीजिए एक एनर्जी को हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्राइक कराया, ठीक है। एक एनर्जी स्ट्राइक कराया, ठीक है। तो स्ट्राइक कराने के बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरा का पूरा एनर्जी ले लेगा। मान लीजिए ये जो रेडिएशन का एनर्जी है E इज इक्वल्स टू एच न्यू है। हम लोग को पता है अभी E इज इक्वल टू एच न्यू क्या होता है, प्लैंक्स इक्वेशन के साथ। तो अभी इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, एच न्यू है। इलेक्ट्रॉन ने क्या एनर्जी गेन कर लिया अभी, इलेक्ट्रॉन ने अभी यहाँ पे एच न्यू टाइप ऑफ एनर्जी यहाँ पे गेन कर लिया। ओके, अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। एक्साइट हो गया ना ये, एक्साइट होने के बाद क्या करेगा, यहाँ से ये निकलने की कोशिश करेगा। तो निकलने की अगर कोशिश करेगा तो इसमें एक दिक्कत है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस इसको एक फोर्स के साथ में, कूलम्बिक अट्रैक्शन के साथ में, जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको यहाँ पे ब्रेक करके निकलना पड़ेगा। विदाउट ब्रेकिंग दिस अट्रैक्शन फोर्स द इलेक्ट्रॉन कैनॉट इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो फोर्स है, ये जो कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है, न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो नेगेटिव चार्ज है, इसको ब्रेक करके निकलना पड़ेगा। इस कोलम्बिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के बाद ही ये निकल सकता है। तो इसका एनर्जी यहाँ पे मान लीजिए ये W0 अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे लगा इसको ब्रेक करने में। जो बाकी का जो एनर्जी है, बाकी का एनर्जी कौन सा है, इसमें से कितना, इसमें कितना एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंस हुआ, एच न्यू। क्या हुआ, एच न्यू। खर्चा कितना हो गया, W0। तो बाकी कितना रह गया, एच न्यू माइनस W0। ये जो एनर्जी है इसको इसको क्या करेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जाएगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से इजेक्ट होकर निकलेगा, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, उसका जो इक्वेशन है वो ऐसा है, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस W0। यहाँ पे हर चीज का सिग्निफिकेंस क्या है, एच तो आप लोगों को पता है, एच इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। जो न्यू है वो है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। जो W0 है इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। और हाफ एम बी स्क्वायर जो है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसमें आप लोग को थोड़ा सा और भी जानना पड़ेगा। जो W0 है, W0, W जो नॉट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। ओके, तो ये न्यू नॉट क्या होता है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और काट ऑफ फ्रीक्वेंसी। काट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे और भी इसको क्लियर हो जाएगा। एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या बोलता है इसको, थ्रेशोल्ड। न्यू नॉट क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और काट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, द लोअर लिमिटिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो मिनिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी है जो इसको काट कर सकता है उसको बोलते हैं काट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो इक्वेशन है इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके भी ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अभी इसको एच कॉमन ले लेते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो हम लोग इसको इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका भी एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, मैं इसको करता हूँ अभी। तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो देखेंगे इसमें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो है, एन इलेक्ट्रॉन इज ejected with a zero velocity if the incident wavelength is 6000 Armstrong. Calculate the work function. दिस इज द क्वेश्चन। ये है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। मुझे लगता है कि शायद 11 और 12 नंबर जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, यही आपका क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग को पूरा आसानी से आराम से करना है। पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। ओके ओके। तो हम लोग को जो इक्वेशन है वो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच मल्टीप्लाइड बाई न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन का क्या है, वो जीरो वेलोसिटी में निकला है। जीरो वेलोसिटी में v का वैल्यू कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ एम इंटू जीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया है, ठीक है ना, वेवलेंथ दिया गया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो पता है, हम लोग जानते हैं न्यू का जो वैल्यू है वो है सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा नॉट। जो न्यू का वैल्यू है हम लोग क्या जानते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग, सी डिवाइडेड बाई लेमडा। तो इसमें हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर देंगे वैल्यू। ओके। अभी क्या हो जाएगा, ये जो लेफ्ट हैंड वाला साइड है वो हो जाएगा जीरो, इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा नॉट। अभी एच चला जाएगा, सी भी यहां से हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। तो अब क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू वन बाई लेमडा माइनस वन बाई लेमडा नॉट। ओके ओके। तो यहाँ पे इसको साइड चेंज कर देंगे, वन बाई लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू वन बाई लेमडा। और हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल्स टू लेमडा नॉट, सॉरी लेमडा नॉट। तो हम लोग को क्या है, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट निकल गया। हम लोग को क्या पता है, डब्ल्यू नॉट जो वर्क फंक्शन है वो क्या है, एच न्यू नॉट है। डब्ल्यू नॉट जो वर्क फंक्शन है वो क्या है, एच न्यू नॉट है। अभी डब्ल्यू नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच इंटू सी डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट। ओके। तो अभी क्या करेंगे, एच का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 6.626 इंटू 10 to the power -34। सी का जो वैल्यू है वो 3 इंटू 10 to the power 8 यहाँ पे पुट कर देंगे। और जो लेमडा नॉट का वैल्यू है वही लेमडा का वैल्यू है, लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है। तो लेमडा नॉट क्या वैल्यू क्या होगा, लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग में तो हम लोग इसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, 6000 इंटू 10 to the power -10 यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारा डब्ल्यू नॉट का वैल्यू निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर जीरो वेलोसिटी में निकलता है, इलेक्ट्रॉन अगर जीरो वेलोसिटी में निकलता है तो इसको क्या बोलते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड with a zero velocity, then the electron is known as stationary electron। स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी अगर जीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा, तो एक ही जगह में रह जाएगा। इसको बोलते हैं
स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। अगर न्यू का वैल्यू न्यू नॉट के बराबर हो जाता है, न्यू का वैल्यू क्या हो जाता है, न्यू नॉट का बराबर हो जाता है, और लेमडा का वैल्यू लेमडा नॉट के बराबर हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा उस बैरियर को खत्म करेगा, लेकिन वेलोसिटी इसका क्या होगा, वेलोसिटी इसका जीरो होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग स्टैंडिंग स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है। इसमें इसके साथ आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो बोला है, अगर आप उसको समझते हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन इसका कर सकते हैं। एनसीईआरटी में अच्छा वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी हम लोग देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। जो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था उसको जो रेक्टिफाई किया है वो किया है बोर ने, नील बोर। ओके, देखेंगे इसको। बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसमें क्या बोला गया है, देखिए कुछ कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया गया है। मैं अभी पूरा लिखता हूँ, आपको यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड concentric सर्कुलर ऑर्बिट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नंबर टू, द एनर्जी of the orbit is the energy of the electron, that is the electron revolving in an orbit gains the energy of that orbit। एनर्जी का हम लोग कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन, इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ई एन इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे इसको जूल में लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ई एन इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, दैट इज हो गया आपका ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पे z का जो वैल्यू है, z इज इक्वल्स टू आपका है एटॉमिक नंबर, और जो n का वैल्यू है वो है आपका ऑर्बिट नंबर। इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गया। तीसरा जो पॉइंट है इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर थ्री। 3 नंबर का जो पॉइंट है, when the electron jump from higher orbit to lower orbit, it releases एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ उतरेगा तो वो आपका यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। वही रिवर्स है इसका। 4 नंबर जो है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लो टू हाई, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, 2 नंबर से 5 नंबर जाएगा, 1 नंबर से 3 नंबर जाएगा, 1 नंबर से 10 नंबर को जाएगा, तो लो टू हाई इट गेन्स एनर्जी। जो 5 नंबर पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ओनली
in those orbits where the angular momentum of the electron, that is m into v into r, is a whole number multiple of h by 2 pi. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एंगुलर मोमेंटम है आपका इलेक्ट्रॉन का, वो एक पॉजिटिव होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए आपका h बाई 2 पाई का। ठीक है, तो ये है हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसका हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। एक चीज आपको याद रखना है, whenever an electron is revolving in a specific orbit, रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, एनी काइंड ऑफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। लेकिन बोर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही ऑर्बिट में घूम सकता है जिसके साथ में उसका एनर्जी मैच कर ले। अभी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा, अगर इसमें घूमेगा एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में तो ये एनर्जी रिलीज भी नहीं करेगा, एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। अगर रहेगा एक ही ऑर्बिट, अगर ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन अभी आपका उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसका आपका एंगुलर मोमेंटम जो है m इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई के बराबर होगा। एन यहाँ पे पॉजिटिव होल नंबर होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। देखिए सपोज सपोज देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg है। ठीक है, ओके। वी मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का 300 मीटर पर सेकेंड है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट मान लीजिए 0.59 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर है। ओके, एच का वैल्यू तो आप लोगों को जानते हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 होगा, और 4 तो आप लोग जानते हैं पाई बी एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देंगे। ठीक है, देखेंगे अगर इसको पुट करते हैं एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, अगर हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे, मास अगर पुट कर देंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 300, और आर का जो वैल्यू है 0.59 इंटू 10 टू द पावर -10। अभी एन का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है। एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 पुट कर देंगे, और 2 का जगह में 2 और 5 की जगह में 22/7 यहाँ पे लिख देंगे। तो अभी जो n का जो वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे जो n का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे, ये हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ये इसको बोलते हैं प्लंक्स, ये होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। n क्या है? n है ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट ऑर्बिट कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। n का वैल्यू, n कैन नेवर बी, n कैन नेवर बी फ्रैक्शन, नेवर बी फ्रैक्शन। इसका वैल्यू फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि ऑर्बिट कभी फ्रैक्शन में नहीं आता है। तो इसको बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन रूल, इसको बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन व्हिच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। ये आपको याद रखना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी आते हैं, जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में हमारा ये आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल के मॉडल तक इसको कवर किया है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, और इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है जो एनसीईआरटी में है उसको भी हम लोग देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो आज का जो वीडियो है, अगर इसको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक शेयर कर देना, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो जो दूसरा वाला वीडियो आएगा तो हम लोग इसमें अपलोड करेंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू।